गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने नेचर स्कोप के बारे में स्टडी किया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है आदि के बारे में पढ़ा था। आज हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भारत की मानव प्रजातियां तथा जनजातियां ह्यूमन रेसिस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक मानव भूगोल बाय अशोक दिवाकर से लिया गया है। ठीक है, आपकी बुक का सेकंड चैप्टर में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में मतलब ह्यूमन रेसिस की और इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसिस स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थ पे जाते हैं कि जाति और प्रजाति में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर उनको कुछ पार्ट में, कुछ विभागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम जाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव जाति। मानव जाति के उपवर्ग हो गए प्रजाति। प्रजाति क्या होती है कि मानव वर्ग से वंशाक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। ट्राइब्स या जनजातियाँ या प्रजातियाँ क्या होती कि अपना एक कोई उनका होमोजेनियस एरिया है, किसी अलग क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे उनके सेम फीचर्स हैं, फिजिकली सेम उनके कल्चर हैं, रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का उनका सेम है, जिसको हम जाति जनजातियों में बांट देते हैं। विभिन्नता में एकता के नाम पे इंडिया को जाना जाता है। तो भारत में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की जातियाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरिया में गारो, खासी जनजातियाँ, गौड़ जनजाति, भील जनजाति अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रजाति। ग्रिफ्ट टेलर के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ग्रिफ्ट टेलर के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिसने न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, स्टॉप एंड गो वाला। ठीक है, स्टॉप एंड गो में क्या बताया था, ना तो प्रकृति हमारी दास है, ना ही हम प्रकृति के दास हैं। हम चौराहे पे खड़े उस सिपाही की तरह हैं जो आप बताते हैं कि अभी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आ जाओ, अभी नहीं है तो कुछ टाइम के लिए ठहर जाओ। और ग्रिफ्ट टेलर ने भी यहाँ एक डेफिनेशन दी है, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, कोबर ने भी दी है कि जैविक अथवा प्राणी शास्त्रीय अवधारणा ये समूह जो वंशाक्रम, नस्ल, जानिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित है। नेक्स्ट विडाल डिलाब्लास द्वारा भी दी गई है, हेडन द्वारा भी दी गई है। इसमें से कोई भी एक दो आपको जो आसान लगे। गोल्डन विजर के एक आसान है कि एक प्रजाति मनुष्य का उप विभाग है, जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों के पैतृक देन होते हैं। अभी मैंने बताया कि कुछ भौतिक और कुछ सांस्कृतिक लक्षण होते हैं जो एक होमोजेनियस एरिया में रहते हैं। मानव प्रजातियों का उद्भव या विकास। टॉबर ने बताया है कि प्रजातियों के बनने में कम से कम लाखों साल लग जाते हैं। कोई 1, 2, 10 कुछ लोग एक एरिया में आके रहने लगे, धीरे धीरे वंशाक्रम बढ़ता गया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, उनके सेम कल्चर, अपने ही कल्चर में शादी करना, अपने ही कल्चर में रहना, एक सेम एरिया में रहना, वो एक होमोजेनियस, जिनको विडाल डिलाब्लास ने एक पेज की भी संभावना दी थी कि अपने एक एरिया में सेम फिजिकली मतलब भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण जो रखते हैं उनको बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है कि कौन कौन से कारक हैं जो एक प्रजातियों में डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, ग्रंथि रस प्रभाव, छांट और जैविक परिवर्तन। फोर्थ है प्रजातीय मिश्रण। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की जलवायु, कहीं पे उष्ण है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे शीतोष्ण है, माइल्ड है, तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के जातियाँ पाई जाती हैं। अब जलवायु परिवर्तन से हमारा यहाँ अभिप्राय ये भी है कि कभी हिमयुग आया, कभी शीत, हिमयुग के बाद शीत आया, गर्म आया, बार बार युग जब चेंज होते रहे तो प्रजातियों में भी चेंज आते रहे। फॉर एग्जाम्पल
कालांतर में हिमयुग के आने से मध्य एशिया की जलवायु ठंडी होगी। तो ठंडी हो जाने की वजह से वन और स्टेपी की गर्म जलवायु की पेटी साउथ की तरफ थोड़ी खिसक गई, और साउथ की तरफ खिसक जाने की वजह से एशिया की जो भोजन सामग्री थी वो पीछे पीछे साउथ की तरफ चली गई। तो कुछ लोग नॉर्थ से उष्ण कटिबंध से साउथ की तरफ प्रवास कर गए। हजारों साल बाद फिर से पुनः गर्म जलवायु आई, तो गर्म जलवायु के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ स्टेपी में खिसक गए। लेकिन कुछ थे जो नीचे चले गए थे, साउथ में चले गए थे, वो साउथ में ही रह गए। तो वहाँ की जनजाति, वहाँ पे प्रवासी मानव समूह के कुछ लोग अपने मूल स्थान मध्य एशिया को लौट गए और कुछ वहीं ठहरे रहे, जिससे दक्षिण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अब तक गर्म हो चुकी जलवायु का असर वहाँ पे रहने वाले मानव शरीर में, उनके रंग पे, उनके कल्चर पे, उनकी भौतिक चीज़ों पे उनका असर दिखने लगा, जिससे वहाँ के कल्चर के अनुसार उन्होंने अडॉप्ट करके वहाँ में रहा। मनुष्य की जो त्वचा का रंग है, जलवायु का इम्पैक्ट उस पर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। जो पिगमेंटेशन होती है, श्याम वर्ण के होते हैं, वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है। जो पीत होती है वहाँ पे कम होती है। निग्रो और निक्रोटो का कलर जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, ऑस्ट्रेलियाइड और कास्केन का कम होता है। तो त्वचा के जो वर्ण के अतिरिक्त जलवायु का प्रभाव आँखों के रंग पे, केस मतलब बालों की संरचना पे, सिर की आकृति पे, जबड़े की बनावट पे भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रंथि रस प्रभाव, ये वाला पॉइंट। इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स में आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा कि जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बीमारी है जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस है, थायराइड है तो उसमें अलग से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ग्लैंड के विकसित होने से, अलग अलग ज़्यादा सक्रिय होने से अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारी फिजिकली बॉडी पे एक अलग इम्पैक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, एक कीट के अनुसार लोगों की जो संतानें होती हैं, प्रजाति विभिन्नता शारीरिक ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनमें हार्मोन का एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। प्यूस पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो कास्केन प्रजाति के लोग होते हैं, जिससे उनकी वो सक्रिय होने की वजह से उनका कद लंबा होता है, भारी शरीर होता है, नैनक सुंदर होता है। और जो थायराइड ग्लैंड के निष्क्रिय होने की वजह से मंगोलियन होते हैं, जिनको आप चाइनीज टाइप भी बोलते हैं। चेहरा चौड़ा होता है, नाक चौड़ी होती है, माथा बड़ा होता है, तो और बाल सीधे होते हैं और लोगों का कद भी नाटा होता है। एड्रिनल ग्रंथि के त्वचा के रंग को प्रभावित करती है। तो ठंडी और गर्म बार बार क्रमिक परिवर्तन के कारण, कभी ठंडी आई कभी गर्म आई, तो ग्रंथियों और हार्मोन्स में जो परिवर्तन उन्होंने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों को भी बदला। निग्रो और भूमध्य सागरीय जनजातियाँ इसी प्रकार से मानी जाती हैं। आपका ये है थर्ड पॉइंट, जिसमें छांट और जैविक परिवर्तन। छांट और जैविक परिवर्तन में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं जीन हमारे अंदर। जैसे हमारे दादा परदादा में कुछ हैबिट थी वो हमारे अंदर आ जाती है, बहुत पुराने में कुछ थी, हमारी नाक, हमारी रुचि, इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जीन में होती है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मेंडल ने जो एक सिद्धांत दिया था मटर के ऊपर कि कुछ मटर के दाने लिए उन्होंने बोया, उनमें जीन में विकसित होते रहे, वो एक साइकोलॉजिकल बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे जीन में वो चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। छांट का जो सबसे प्रभावशाली एग्जाम्पल है वो प्रवास है। कई बार कुछ प्रजाति अपने एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाती है, लंबे टाइम तक वहाँ रहती है, उसके जीन वाली चीज़ वहाँ की प्रजाति को इम्पैक्ट करती है, उन वाली उनको इम्पैक्ट करती हैं। तो स्वभाव, बल, बुद्धि आदि चीज़ें हैं जो एक जनजाति से दूसरी जनजाति में उसको इम्पैक्ट करते हैं। शारीरिक लक्षण परिवर्तन किसी विशेष वातावरण में दीर्घकालीन निवास के कारण भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। प्रजातीय परिवर्तन में इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रजातियों के प्रजातीय मिश्रण। प्रजातीय मिश्रण में क्या है कि बाहरी बसाव के कारण, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों के कारण या वैवाहिक संबंध स्थापित करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मिक्सचर हो जाता है रेसिस का। अमेरिका में जैसे निग्रो थे, स्वेज जनजाति का मिश्रण हो गया, इंडियन का, अमेरिकन का, यूरोपियन का, ऑस्ट्रेलियन का, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, प्रजातियों का वर्गीकरण और अभिलक्षण।
दो आधार पे हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, एक तो बाह्य आधार पे, एक है आंतरिक आधार पे। बाह्य आधार पे जो हमने सामने दिखाई देते हैं, बालों का रंग हो गया, शरीर का कद हो गया, मुख आकृति मतलब फेस की गोल है, लंबा है, अंडाकार है या फिर चौड़ा है, स्पाट है, इस आधार पे। आंतरिक लक्षण में उनकी पैमाइश की जाती है कपालधारिता। कपालधारिता क्या होती है कि आपकी जो खोपड़ी होती है वो खाली करके उसमें जल या सरसों भरी जाती है या मिट्टी भरी जाती है, रेत भरा जाता है, और उसके आधार पे उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात की जाती है। नासिका के सूचकांक में, इंडेक्स में नाक की लंबाई चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाई 100 से रक्त ए है, बी है, अलग अलग आधार पे उसको बांटा जाता है। त्वचा के रंग पे भी हम बांटते हैं। मेलेनिया अधिक पाया जाता है तो रंग ज़्यादा होता है, कैरोटीन अधिक है तो चमड़ी का रंग पीला है। आपके हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्ताणु ज़्यादा है तो रंग गोरा है। निग्रो का रंग काला होता है, मंगोल का पीला होता है। मेडिटेरियन या ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रहने वाले देखे होंगे आपने, बिल्कुल गोरे और श्वेत होते हैं। फिर आपने तिब्बत वगैरह में देखे हैं जिनकी नाक चौड़ी होती है, बाल सीधे होते हैं, मुंह चौड़ा होता है, जो गाल होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, माथा भी चौड़ा होता है, नाक भी चौड़ी होती है, उनका रंग जो होता है वो पीला होता है। और निग्रो का अफ्रीका में जैसे रहते हैं तो काला होता है, और यूरोप और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों का श्वेत होता है। बालों की बनावट भी लहरदार होती है। आपने अफ्रीकन लोगों के देखे होंगे जैसे छल्ले से हो जाते हैं ना बालों में, ऐसे हो जाते हैं। बालों की बनावट भी वंशाक्रम के अकॉर्डिंग चलती है। अभी अभी मैंने बताया मंगोल के सीधे होते हैं तो कुछ के लहरदार होते हैं। छल्लेदार को वुली बोलते हैं, लहरदार को वेवी बोलते हैं, और कास्केन के स्ट्रेट या सीधे होते हैं। आप देख सकते हो मंगोल अगर आपने देखे होंगे, जो असम के इलाके में रहने वालों की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका कुछ कुछ तिब्बत वगैरह से इधर के आसपास से ही मैच होता है। फेस हो गया, बाल हो गया उनका। शरीर के कद भी 3 है, मध्यम हो गया, लंबा हो गया, नाटा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ये आपको दिख रहा होगा 148, 158 से। पिग्मी अंडेमानी हो गया। सबसे लंबे आपको पता निग्रो और अल्पाइन पाए जाते हैं। अल्पाइन को आप हिल एरिया में पाने वाले पाइन वर्ग से भी जोड़ सकते हैं जो कि लंबे होते हैं, ठीक है। ऐसे याद करने का एक तरीका हो सकता है ये। द्रविड़ को वैसे ही लंबे कदकाठी वाले लोग माना जाता था, जिनको हमारे आर्य भी बोल देते थे वैसे, ठीक है। तो ये अलग अलग जाति हाइट के अनुसार अलग होते हैं। सिर की बनावट कपालधारिता क्या होती है मैंने बताया था कि हमने खोपड़ी में रेत या जल को भर के मापा जाता है। कपाल सूचकांक, लंबे लोगों की जो कपाल सूचकांक है वो ज़्यादा होता है, मध्यम का कम होता है। जैसे मंगोल का मैंने बताया था छोटे होते हैं, कद भी छोटे होते हैं, बाल सीधे होते हैं, तो 80 से अधिक और 75 से कम लंबे सिर वाले। निग्रो हो गए, मेलिनेशन हो गए, अलग अलग। नासिका सूचकांक में मैंने पीछे बताया था कि नाक की लंबाई और नाक की चौड़ाई को मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब नासिका सूचकांक के आधार पे आपने देखा होगा यूरोप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग लंबे, गोरे, सुंदर, और कास्किन नार्डिक उनकी नाकें लंबी होती है। 70 से कम सूचकांक होता है। 85 से चौड़ी किसकी बताई थी? निग्रो की और मंगोल की पाई जाती है। तो उनकी कपालधारिता के बारे में बात कर चुके हैं। नार्डिक कास्किन के मुखाकृति शेप के बारे में बताया। जबड़े की बनावट अभी अभी पीछे किया था। जो मंगोल जनजाति है उनके जो गाल होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, माथा जो चौड़ा होता है, और निग्रो होते हैं, लंबे होते हैं, उनका मुंह अंडाकार होता है। मंगोलियन प्रजातियों के जबड़े बहुत ही कम उभरे हुए होते हैं। नेत्र कोटर सूचकांक में तो बादामी आँखें हैं, गोल आँखें हैं, लंबी आँखें हैं, छिद्रक हैं, तो अलग अलग प्रकार की पाए जाते हैं। आँखों की आकृति ऊपरी और निचली पलक की आकृति होती है, ठीक है। नेत्र के खुलने की सीमा पे भी निर्धारित करती है। आपने देखा होगा ना कई बार हमारे यहाँ जिसकी छोटी आँखें होती है तो हम बोल देते हैं चाइनीज आँखें, ऐसा बोल देते हैं। तो चाइनीज आँखें क्या होती है, कहने का मतलब उनकी छोटी हो जाती है। लंबे टाइम तक वहाँ मक्खी मच्छर की वजह से, बोला जाता है, ऐसे सही है या नहीं अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि वहाँ मक्खी मच्छर ज़्यादा थे, वो आँख बंद बंद करके रहते थे, तो उनकी पूरी जो वंशाक्रम में छोटी आँखें आने लगी। तो मंगोल जनजाति में 90 से 20 के। रक्त वर्ण के एलेंसिनेटर ने पहली बार मानव को ये रक्त के आधार पर वर्गीकरण किया कि ए है, बी है, ए बी है या वो है। तो भारत में प्रजातियों का बसाव या मिश्रण। भारत एक कहते हैं ना विभिन्नता में एकता। भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। बहुत सारी प्रजातियां यहाँ रहती हैं। विश्व के विभिन्न देशों से आके लोग यहाँ रहते हैं। नदी घाटियों में विकास हुआ, सिंचाई है, यहाँ की जनजातियों ने उनको सदा आकर्षित किया। दुर्गम रास्ते होते हुए, विशाल समुद्र होते हुए भी उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया है, बढ़ोतरी दी है। प्रजातीय समूह की अपेक्षा करते यहाँ पे
बहुत सारे क्षेत्रों में स्थानांतरण और पुनर्वितरण होता रहा है। एक जगह से लोग दूसरी जगह पे बसते रहे हैं, जहाँ वहाँ से उनकी जनजातियों में इम्पैक्ट होता रहा है। ये प्रवासन की प्रारंभिक धाराएं, अर्ली स्ट्रीम ऑफ इमिग्रेशन के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कल करते हैं।